Hello students in this lecture we will discuss about the ancient literature कि ancient literature का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे और एंशंट हिस्ट्री के डेवलपमेंट के अंदर में इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, उस समय कैसी सोसाइटी हुआ करती थी, वो सब आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी इस एंशंट लिटरेचर के थ्रू। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री के बारे में कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। एक मेजरली जो डेफिनेशन आपको हिस्ट्री का देखने के लिए मिलता है कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ इवेंट्स है, कि इवेंट्स का स्टडी है जो आपको ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं उन्हीं को हिस्ट्री के रूप में मेजरली रूप से बताया गया है। उसके अंदर हमने देखा कि कभी भी आपको हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, तो तीन आपके पास इंपॉर्टेंट सोर्सेज होने चाहिए। कि आपको देखें कि आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उस समय में आर्कोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो कैसा हुआ, उसके क्या इंपॉर्टेंट सोर्स हैं वो मिले हैं। उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे जो टेराकोटा है, जो बेसिकली अगर हम बात करें जो टेराकोटा है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि टेराकोटा का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, सील्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील थी उनको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है कि उसके ऊपर क्या लिखा गया है, क्या उसके ऊपर कौन सा मैसेज हुआ करता था। तो स्टूडेंट्स ये जो टेराकोटा है उसका इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने के लिए मिलता है इस आर्कोलॉजिकल एविडेंस के अंदर में। जो टेराकोटा है, सील है, स्कल्पचर है, जो स्कल्पचर है उन सभी के ऊपर किसी ना किसी का जो फिगर है वो बना होगा। तो वो बेसिकली शो करता है वहाँ की किंगडम का स्टेटस, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में बताएगा, लोग कौन से एनिमल्स के बारे में जाना करते थे, वो सब आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्हीं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर हमने कोइंस के बारे में बात की थी कि कौन कौन से किंगडम के द्वारा कोइंस इश्यू किए गए। जैसे मोरियन के जो कोइंस थे जिसके अंदर आपको पिकॉक एंड क्रिसेंट है वो मिला था, पिकॉक एंड क्रिसेंट है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। फिर आप देखिए कि इंडो ग्रीक जो पर्सनस हैं उनके द्वारा फर्स्ट रूलर हैं जिनके द्वारा कोइन इशू किए गए। कुषाण नाम के जो रूलर्स हैं, जो कुषाण जो रूलर्स आएंगे जिसमें एक कनिष्का नाम का रूलर था जिसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाया था, उनके द्वारा जो गोल्ड कॉइन है वो इशू किए गए थे। तो स्टूडेंट्स ये आपको यहाँ पे अलग अलग आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिसके अंदर हमने टेराकोटा, सील, स्कल्पचर, कोइंस इन सब के बारे में बात की। इनका किस तरीके से जो क्रोनोलॉजी है उसको पता लगाया जाता है। तो हमारे जो अलग अलग सोर्सेज हैं उनके द्वारा डिगिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ, एक्सकावेशन का जो प्रोसेस है, एक्सकावेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ। उस एक्सकावेशन के प्रोसेस के थ्रू जो चीज़ें मिली, जो ईंट मिली स्टार्टिंग के अंदर में रेलवे कंस्ट्रक्शन के समय कॉलोनियल एरा में, इन ये सब चीज़ें जब मिलना स्टार्ट हुआ ये सोर्सेज, तो ये उनका रेडियो कार्बन डेटिंग किया गया। जो C14 का जो फॉर्मूला है उसके थ्रू उनका रेडियो कार्बन मेथड से उनका जो क्रोनोलॉजी है, उनका टाइम पीरियड है वो पता लगाया गया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऐसे ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ। किसकी लीडरशिप में हुआ था स्टूडेंट्स? 1861 के समय इसका जो लीडरशिप है अलेक्जेंडर कनिंगम है। बाद में आपको एक अलग पर्सन है जॉन मार्शल, 1902 के समय जब इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। अगर हम बात करें कि जिन प्रोसेस के बारे में हमने बात की कि कौन कौन से मोन्यूमेंट हैं जिसके अंदर आपको देखिए अलग अलग ब्रांच हैं वो बनेंगी। एपिग्राफी नाम की जो ब्रांच आएगी जो इंस्क्रिप्शन का स्टडी करेगा, कोइंस का स्टडी करने वाली जो ब्रांच है उसको हम यहाँ पे नुमिस्मेटिक के नाम से जानेंगे। तो अलग अलग तरीके की जो आपको ब्रांच है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। वहाँ पे जो लैंग्वेज है, वहाँ पे जो मोन्यूमेंट्स हुआ करते थे, मोन्यूमेंट्स के ऊपर में कौन सी लैंग्वेज लिखी गई है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हड़प्पा की जो सील है, हड़प्पा की जो सील्स हैं उनको डेसिफर नहीं किया गया, वहाँ की क्या लैंग्वेज है नहीं पता लगा सके अभी तक। बट अगर हम बात करें कि जो जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन हुआ करता था, जूनागढ़ का जो रुद्र दमन का इंस्क्रिप्शन है, जो जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है, उसके अंदर आपको जो काव्या फॉर्म के अंदर में, जो काव्या फॉर्म है उसके अंदर में वहाँ पे लैंग्वेज देखने के लिए मिलती है। संस्कृत का वहाँ पे यूज़ किया गया था। रुद्र दमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, आप ये नाम याद रखना, रुद्रा दमन है। रुद्रा दमन का कौन सा इंस्क्रिप्शन है? जूनागढ़ का, काव्या फॉर्म के अंदर है, संस्कृत वहाँ पे लिखी गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि रुद्र दमन के इंस्क्रिप्शन से भी पहले जो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है जिसके ऊपर आपको जो ब्राह्मरी स्क्रिप्ट है वो देखने के लिए मिलती है। अर्लियर जो इंस्क्रिप्शन है उनके अंदर जो प्रकृत लैंग्वेज है वो लिखा करते थे, प्रकृत लैंग्वेज हुआ करती थी। अशोका के इंस्क्रिप्शन के अंदर आपको ब्राह्मरी जो स्क्रिप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलती है।
जो यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट हुआ करती थी वो आपको देखने के लिए मिलती है। पहले के जो अशोका से पहले के जो इंस्क्रिप्शन है उनके ऊपर आपको जो प्रकृत जो लैंग्वेज है, जो प्रकृत लैंग्वेज है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप देखिए कि आपको एक लैंग्वेज का जो एविडेंस है वो यहाँ पे पता लगेगा कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है, प्रकृत लैंग्वेज है। और लेटर फेज में अलग अलग तरीके से जैसे संस्कृत का यूज आपको देखने के लिए मिला, जैसे तमिल लैंग्वेज है, तेलुगु लैंग्वेज है, इन सब का एविडेंस है वो आपको यहाँ पे पता मिलेगा। तो अगर हम बात करें एंशिएंट लिटरेचर के बारे में, इसको रफ करते हैं स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास के अंदर भी आप जाके उसको देख सकते हो कि क्या हमने वहाँ पे आपको रीड करवाया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एंशिएंट बुक एंड जो हमारा लिटरेचर है, जो लैंग्वेज है उसके बारे में, तो एंशिएंट समय में जो आपको मेनली जो लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि हमने अशोका के पहले के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, अशोका के पहले के जो मोन्यूमेंट्स हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंस के अंदर हमने उनको देखा कि कैसे प्रकृत लैंग्वेज का जो यूज़ है वो हुआ करता था। प्रकृत जो लैंग्वेज है उसका यूज़ आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो मेनली जो एंशिएंट किताबें हैं, एंशिएंट लिटरेचर है, उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज है उसका यूज़ किया गया है, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो प्रकृत लैंग्वेज है, प्रकृत लैंग्वेज है उसका यूज़ यहाँ पे किया गया है। पाली लैंग्वेज भी आपको देखने के लिए मिलती है, पाली लैंग्वेज का यूज़ आपको देखने के लिए मिलता है। रुद्रदमन का जो रुद्रदमन का जो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ के अंदर में, तो वो रुद्रदमन का इंस्क्रिप्शन के अंदर संस्कृत लैंग्वेज है, जिसको कि कौन सी फॉर्म के अंदर लिखा गया है, काव्या फॉर्म के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसके अलावा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपको जो तमिल लैंग्वेज है उसका यूज़ भी, तेलुगु लैंग्वेज है उसका यूज़ भी आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया के अंदर में। स्टूडेंट तेलुगु का जो आपने लिटिल बिट गलत लिख दिया, तेलुगु होगा, बेसिकली तेलुगु है। तो ये कुछ हिस्टोरिकल जो डाटा है, हिस्टोरिकल जो लिटरेचर है, जिनके अंदर में इन लैंग्वेज का जो मेजरली यूज़ है वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसमें भ्रमरी स्क्रिप्ट है उसको यूज किया जाता था। अगर हम बात करें लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से, लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे वैदिक समय का जो लिटरेचर है, वैदिक समय का जो लिटरेचर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। वैदिक लिटरेचर के बाद में आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो हमारे एपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे एपिक्स हैं, जिसमें रामायण एंड महाभारता हैं, जो रामायण प्लस में महाभारता हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। एपिक्स के बाद में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के जो पुराण हैं, जो आपको वैष्णव सेक्ट है उससे रिलेटेड, भगवान विष्णु से रिलेटेड जो पुराणा है, जो पुराणा है, जिसमें देखिए कि भागवत महापुराण, महाभारत तो एक एपिक है, पर भागवत महापुराण भी एक 18 जो टोटल पुराण है उन्हीं का पार्ट है, 18 जो हमारे पुराण हैं उन्हीं का पार्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम पुराना लिटरेचर के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जो बुद्धिस्ट के जो अलग अलग टेक्स्ट हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनके बारे में हमने डिस्कस काफ़ी बार किया होगा। विनय पिताका है, सुत्त पिताका है और अभिधम्ब पिताका है, जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन की काउंसिल को किस तरीके से रन करना है, सेंट का क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, उन सभी के बारे में आपको ये बताएंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर में। जैन लिटरेचर भी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, दोनों का कंटेम्प्रेरी समय है। जैन लिटरेचर के अंदर भी इसी तरीके की बातें हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, सेंट्स के बारे में बात लिखी हुई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स संगम एज की लिटरेचर है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तोलका पीएम का जो तोलका पीआर है संगम लिटरेचर है। माधवी एंड कनंगी का जो स्टोरी है, कोवलन एंड माधवी का जो स्टोरी है वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। संगम लिटरेचर जो सदर्न इंडिया के अंदर होती हैं, तीन ऐसी संगम है। संगम मीन्स द असेंबली, संगम अगर हम वर्ड का बात करें तो असेंबली है। वहाँ के बारे में क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट की बात करें तो आपको जो सेक्युलर लिटरेचर है, जो सेक्युलर लिटरेचर है वो आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे अभी हमारा जो G20 का मीटिंग हुआ तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसको वहाँ पे शो किया गया। तो पाणिनि की किताब है, इसका सेक्युलर लिटरेचर के अंदर आपको इसका एक एविडेंस के रूप में देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे काफ़ी सारे एविडेंस हैं, अलग अलग समय की जो किताबें हैं उसके पर्सपेक्टिव में। अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो भी एक सेक्युलर लिटरेचर का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप देखें कि वहाँ पे राजतरंगिणी है, कल्हण के द्वारा जो राजतरंगिणी नाम की जो किताब लिखी गई है वो यहाँ पे आपको एक सेक्युलर लिटरेचर का ही आपको एक एग्जाम्पल है वो देखने के लिए मिलता है कि कल्हण के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, राजतरंगिणी नाम की जो किताब लिखी गई है कल्हण के द्वारा, जिसमें कश्मीर की जो स्टोरी है वो बताई गई है।
तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वैदिक लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में कि वैदिक लिटरेचर के अंदर आपको वेदास का जो समय है उसके अंदर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 4 टाइप ऑफ वेदा हैं बेसिकली। ऋग्वेद इसके अंदर सबसे एंशेंट वेद हैं, सबसे पुराने वेद हैं, ऋग्वेदा हैं, ऋग्वेदा हैं। ऋग्वेदा के बाद में आपको म्यूजिक के पर्सपेक्टिव से सामवेद आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके बारे में म्यूजिक के बारे में बात की गई है यहाँ पे। अगर हम बात करें यजुर्वेदा के बारे में, तो यजुर्वेदा के अंदर आपको जो सैक्रिफाइस है, यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ कैसे करना है, वो आपको यजुर्वेदा के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, यजुर्वेदा के अंदर में। और बाद में अगर हम बात करें कि जो स्पिरिट को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब बातें हैं, स्पिरिट को कैसे कंट्रोल करना है, गॉड को कैसे प्रेज करना है, ये सब अथर्ववेदा के अंदर भी जो आपको तांत्रिज्म का एक कॉन्सेप्ट है वो आपको अथर्ववेदा के अंदर में, अथर्ववेदा के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द 4 टाइप के ऐसे वेद हैं जिनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं इसको डाउन साइड करता हूँ लिटिल बिट, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, ऋग्वेदा के बारे में बात करते हैं। अब आप देखिए कि ऋग्वेदा सबसे एंशिएंट वेद है। इसके अंदर में काफ़ी सारे ओल्डेस्ट जो टेक्स्ट है, इसमें काफ़ी सारे जो आपको हिम्स हैं, श्लोका हैं या सुक्ता हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। 1028 के आसपास यहाँ पे जो हिम्स हैं उनके बारे में बात की गई है कि यहाँ पे आपको जो श्लोक हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी कहीं कहीं जगह पे 1017 भी लिखा गया है कि टोटल जो 11 है वो नहीं है, 1017 ही जो हिम्स हैं, सुक्ताज हैं, जो ऋग्वेदा के अंदर में मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा इन वेदास को 10 मंडल्स के अंदर में डिवाइड किया गया है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अलग अलग बातें हैं, तो 10 मंडल हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इन मंडल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि 9 मंडल ओरिजिन हुआ करते थे, 9 जो मंडल हैं ओरिजिनल हुआ करते थे। 1 को यहाँ पे लेटर फेज में ऐड किया गया है, बाद में ऐड किया गया है ऋग्वेदा के अंदर में। जो नेक्स्ट लास्ट जो चैप्टर है उसको लेटर फेज में ऐड किया गया है। स्टूडेंट्स ऋग्वेदा के ही आपको सिमिलरिटी जो पर्सिया है, जो पेरिस का जो पर्सिया का जो रीजन है, वहाँ पे भी उनका एक लिटरेचर हुआ करता था ऋग्वेदा के पर्सपेक्टिव में। उसी का एक कंटेम्प्रेरी, उसी के थ्रू यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी बात की गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसी तरीके से यहाँ पे जो पर्शियन जो लिटरेचर है, जो पर्शियन लिटरेचर है उसके अंदर भी आपको जैंड अवेस्टा नाम का उनका एक लिटरेचर है वो देखने के लिए मिलता है, सिमिलर टू द ऋग्वेदा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा सोमवेदा के बारे में या सामवेदा के बारे में। सोमवेदा के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे म्यूजिक की बात की गई है। यहाँ पे किसकी बात की गई है, म्यूजिक की बात की गई है। ये चैंटिंग का बुक के रूप से हम इसको देखते हैं कि कैसे चैंट करना है। जैसे कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक चैंटिंग का एक प्रैक्टिस है जो आपको लद्दाख के अंदर देखने के लिए मिलता है। बुद्धिस्ट के द्वारा जो चैंटिंग की जाती है, जिसको यूनेस्को लिस्ट के अंदर भी शामिल किया गया है कल्चरल एक एक्टिविटी के रूप में। तो हमारे यहाँ पे म्यूजिक एंड चैंटिंग का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर अगर हम हिम्स के बारे में बात करें तो 1810 के आसपास 1500 से लेकर 1800 तक की जो हिम्स हैं, जो यहाँ पे सुक्ताज हैं, वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। और ये कम्प्लीटली आर्यंस का जो वहाँ पे जो आर्यंस का एक थ्योरी है कि आर्यंस हुआ करते थे, आर्यंस का जो म्यूजिक है उसका टेस्ट आपको बताता है कि आर्यंस का म्यूजिक में किस तरीके का इंटरेस्ट हुआ करता था। जो आर्यंस लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पे म्यूजिक का जो पर्सपेक्टिव है, म्यूजिक एक पार्ट है लाइफ का, चाहे वो चैंटिंग का रूप हो चाहे म्यूजिक का रूप हो, वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है इन द सोमवेदा के अंदर में। सोमवेदा इज ऑल अबाउट द म्यूजिक के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यजुर्वेदा है। यजुर्वेदा के अंदर में आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, यजुर्वेदा के अंदर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन देखने के लिए मिलते हैं। बट किस चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन, कि परफॉर्मेंस कैसे करना है, यज्ञ कैसे करना है, ये आपको यजुर्वेदा के अंदर में यजुर्वेदा के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। यजुर्वेदा के अंदर में मैंने अथर्ववेदा लिखना चाहा बेसिकली। यजुर्वेदा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो परफॉर्मिंग आर्ट हैं, जो परफॉर्मेंस करना है, आपको परफॉर्मेंस किसका करना है, उस समय यज्ञ किए जाते थे, यज्ञाज किए जाते थे लोगों के द्वारा।
तो वो जो यजनाज है उसके बारे में आपको पता लगता है। इस यजुर्वेद को दो टाइप के अंदर डिफाइन किया गया है। एक आपको शुक्ल यजुर्वेद है, एक कृष्ण यजुर्वेद है। उसके रूप में आप देखिए शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष नाम के दो पक्ष भी हुआ करते हैं। आप हमारा जो अगर विक्रम संवत के पर्सपेक्टिव का जो कैलेंडर है उसको देखोगे, फुल मून एंड जो न्यू मून का जो कॉन्सेप्ट है, फुल मून एंड नो मून वाला जो कॉन्सेप्ट है, पूर्णिमा और अमावस्या का, तो शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है यजुर्वेद में। तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो यज्ञ हैं, जो रूल्स हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अथर्वा वेदा के बारे में, अथर्वा वेदा की अगर हम बात करें, ये 4th वेदा है और स्टूडेंट्स इसके अंदर में बेसिकली 20 बुक्स हैं, जिसके अंदर 73 हिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। 73 जो हिम्स हैं उनको यहाँ पे बताया गया है, जो यहाँ पे गॉड को कैसे प्रेज करना है। यहाँ पे जो मैजिक का जो कॉन्सेप्ट है, जो जादू है, जो जादू का जो कॉन्सेप्ट है, ब्लैक मैजिक, जो आपको इसका तांत्रिज्म में जो लेटर एक्सटेंडेड फेज के रूप में देखने के लिए मिलेगा। डेमोन्स को किस तरीके से कंट्रोल करना है, स्पिरिट को किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो तांत्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तांत्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इस किताब के अंदर देखने के लिए मिलता है। उस किताब का नाम है अथर्ववेद। तो रूल्स एंड रेगुलेशन ऋग्वेद के अंदर में है, ओल्डेस्ट किताब है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन अर्लियर समय में कैसे मंडल्स हैं, 10 मंडल हैं जिसके अंदर उसको डिफाइन किया गया है। सोमवेद बेसिकली म्यूजिक के टेस्ट को बताता है, आर्यंस का म्यूजिक का टेस्ट कैसा हुआ करता था। यजुर्वेद के अंदर जो परफॉर्मिंग आर्ट है, यज्ञ कैसे करना है। आप देखिए कि अलग अलग तरीके के यज्ञ हुआ करते थे। उसमें अश्वमेघ यज्ञ है, राजाओं के द्वारा किया जाता था। अपनी जो कीर्ति है, उनका जो यहाँ पे जो चारों तरफ महिमा मंडल है उसको स्प्रेड करने के लिए वो यज्ञ है वो किए जाते थे। अथर्ववेद के अंदर में बेसिकली यहाँ पे मैजिक है, डेमोन्स है, इनको कैसे, ब्लैक मैजिक का जो पार्ट है, तांत्रिज्म का एक जो बेसिक पार्ट है वो आपको यहाँ पे इन वेदास के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये चारों पार्टों के अंदर जो अलग अलग एक्टिविटी है डे टू डे लाइफ की, उनको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है वेदास के थ्रू में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेदास को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसके बारे में हमने अबाउ भी यहाँ पे मेंशन किया है आपके लिए, आप देखिए यहाँ पे हमने बात की थी वेदास के बारे में, ब्राह्मण्स की। तो ब्राह्मण्स क्या हैं, ये वेदास का जो कॉन्सेप्ट है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इस 4 वेदास को एक्सप्लेन करने के लिए, 4 वेदास को जो एक्सप्लेन करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ब्राह्मण्स के अंदर में देखने के लिए मिलता है। ये अलग अलग वेदा के अंदर अलग अलग तरीके के जो ब्राह्मण्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि अत्रि वेदा एंड अगर हम बात करें जो गोपथ ब्राह्मण है, इस तरीके के अलग अलग आपको ब्राह्मण्स हैं जो बेसिकली वेदास के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया करते थे। ये उस समय का आपको जो सोसाइटी है उसका पर्सपेक्टिव आपको देखने के लिए मिलता है इन वेदास के थ्रू में। अरण्यकाज की अगर हम बात करें, ब्राह्मण्स के अंदर में अरण्यकाज हुआ करते थे, जिनका अगर हम बात करें कि उनको कहाँ पे लिखा गया है, वन का जो क्षेत्र है, जो फॉरेस्ट का जो एरिया है, वहाँ पे उन अरण्यकाज को लिखा गया है, उनके बारे में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अथर्ववेदा के अंदर जो गोपथ ब्राह्मण है जिसका अथर्ववेदा का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ऐसे ही आपको उपनिषद आपको देखने के लिए मिलेंगे। उपनिषद बेसिकली यहाँ पे जो टीचर के साथ बैठ के जो क्लोज लर्निंग है, क्लोज एजुकेशन है, उसको एक्सप्लेन करता है। उपनिषद की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 108 इनकी संख्या हुआ करती थी। किनकी संख्या हुआ करती थी स्टूडेंट्स? उपनिषद हैं, उपनिषद हैं। इस वर्ड का मीनिंग यही है कि टीचर के साथ बैठ के क्लोज लर्निंग करना, क्लोज चीज़ें यहाँ पे सीखना, टीचर के साथ बैठ के क्लोज वे में आपको ये सब लिखने का जो सौभाग्य मिला है कि सीटिंग करना है आपको पीपल बेसिकली स्टूडेंट के साथ में और टीचर का एक साथ बैठ के कॉन्फिडेंशियल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर एंशंट समय में 12 ये उपनिषद हुआ करते थे। बाद में इनकी संख्या इंक्रीज होकर 108 हुई है। तो ये हमने ब्राह्मण्स के बारे में बात की जो बेसिकली वेदास को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा ही एक लिटरेचर आपको उपनिषद के रूप में देखने के लिए मिलता है। और इसी वैदिक लिटरेचर के अंदर स्टूडेंट्स, इसी वैदिक लिटरेचर के अंदर आपको जो सबसे लास्ट पार्ट है, वैदिक लिटरेचर का जो सबसे लास्ट पार्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा वेदांगाज। वेदांगाज आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करें वेदांगाज जो है सबसे लास्ट पार्ट है, सबसे लास्ट पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, कि वैदिक जो हमारा लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर, उसका सबसे लास्ट पार्ट क्या है? वेदांगाज। वेदांगाज के अगर हम बात करें 6 इनकी संख्या हुआ करती थी, जिसके अंदर शिक्षा है, शिक्षा में फिनोटिक्स हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन आपको देखने के लिए मिलेगा। शिक्षा है फर्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, शिक्षा।
जिसमें फिनोटिक्स है, जिसमें नॉलेज की बात की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कल्पा है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पे कल्पा है। तो 6 है टोटल वेदांगाज, सबसे लास्ट पार्ट है हमारा वैदिक लिटरेचर का। शिक्षा के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, फोनेटिक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। कल्पा के अंदर आपको जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पे कल्पा के अंदर जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे व्याकरण है, जिसके अंदर ग्रामर की जानकारी आपको मिलेगी। व्याकरण है, व्याकरण के अंदर आपको किसकी जानकारी, ग्रामर की आपको जानकारी मिलती है कि लैंग्वेज किस तरीके से बोलनी है, बात किस तरीके से करना है। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा निरुक्ता है, निरुक्ता के अंदर अगर हम बात करें तो एथियोलॉजी है, उसके बारे में यहाँ पे पता लगता है। छंद है, छंद के अंदर में आपको जो मैट्रिक्स है उनके बारे में बात की गई है, छंदा है। इसके अलावा स्टूडेंट ज्योतिष है, ज्योतिष के अंदर एस्ट्रोनॉमी है। तो बेसिकली सबसे लास्ट पार्ट है जो आपको यहाँ पे किसका देखने के लिए मिलेगा, यह आपको वैदिक लिटरेचर का है। शिक्षा के अंदर जो नॉलेज की बात की गई है, कल्प के अंदर जो रिचुअल हैं, जो कर्माज की बात की गई है, व्याकरण बेसिकली ग्रामर को बताता है, निरुक्ता है जो आपका एथिमोलॉजी है उसके बारे में ये बात करता है, आइथोमोलॉजी है उसके बारे में ये बात करता है। छंद की अगर हम बात करें तो छंद यहाँ पे आपको मैट्रिक्स के बारे में बताता है कि मैट्रिक्स किस तरीके से है, क्या आपको इस तरीके से जो लैंग्वेज है उसमें यूज करना है। और ज्योतिष आपको जो एस्ट्रोनॉमी है, ज्योतिष आपको एस्ट्रोनॉमी है उसके बारे में बात करेगा कि जो ज्योतिष शास्त्र है उसको ये एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको इन सूत्राज के अंदर में वेदंगाज का पार्ट हमने देखा, कल्प सूत्रा है। कल्प सूत्रा के अंदर आपको 3 तरीके की जो फॉर्म है, श्रुत सूत्रा, गृहीत सूत्रा और धर्म सूत्रा है। 3 तरीके के जो सूत्र हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है उसके अंदर में। 3 टाइप ऑफ सूत्राज हैं, 3 टाइप के जो सूत्र हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। 3 टाइप के क्या देखने के लिए मिलेंगे, कल्प सूत्र 3 टाइप के हैं। कल्प सूत्र के अंदर जो श्रुत सूत्र हैं, स्रोत सूत्रा क्या है, स्रोत सूत्रा बेसिकली आपको यहाँ पे जो लिसनिंग कैपेसिटी है, जो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गृहीत सूत्रा है उसके बारे में मिलता है जानकारी आपको। और आपको धार्मिक सूत्रा है उसके बारे में, जो धर्म सूत्र है उसके बारे में जानकारी इन कल्प सूत्राज के थ्रू 3 टाइप ऑफ सूत्रा हैं उसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे वैदिक लिटरेचर के अंदर मिलती है। व्याकरण के बारे में हमने वेदांगाज के अंदर बात की, 6 टाइप ऑफ वेदांगाज हैं। तो इसी व्याकरण के अंदर में जो पाणिनि की जो किताब है वो आपको सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा आप देखें कि यक्ष नाम के जो सेंट हुआ करते थे उनके द्वारा भी यहाँ पे आइथोमोलॉजी के ऊपर जो निरुक्ता नाम की किताब है वो लिखी हुई है। और लेटर फेज में स्टूडेंट्स आपको अलग अलग तरीके की जो स्मृतिज हैं, जिसमें मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य का जो स्मृति है, नारद का स्मृति है, बृहस्पति का स्मृति है, उस तरीके के अपना अपना जो स्मृति है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कल्प सूत्रा हमने बात किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मृतिज के बारे में है, मीन्स अपना जो स्मृति है उसके बारे में, जिसमें आपको नारद स्मृति है। मनु का जो स्मृति है वो काफ़ी कॉमन है। मनु का स्मृति जो रूल्स एंड रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से भी उसको देखा जाता है। तो आपको इस तरीके के अलग अलग तरीके की जो स्मृति है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। मनु स्मृति को उस समय में मोस्ट इंपोर्टेंट एज ए गाइड के रूप में यूज किया जाता था। हिंदू जो लीगल सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है, उसके पर्सपेक्टिव में जो मनु स्मृति है, मनुस्मृति में काफ़ी सारी जो बातें हैं प्रेजेंट समय के कंटेक्स्ट के अंदर सही नहीं है, ऐसी ऐसी बातें उसके अंदर लिखी गई थी, क्योंकि कुछ लोगों को कम्प्लीटली जो सेग्रीगेशन है वो किया गया। पर आप देखिए कि उस समय वर्णा कॉन्सेप्ट के थ्रू जो सोसाइटी है वो चला करती थी। तो मनुस्मृति है जिसके अंदर में एक गाइड बुक का ये काम किया करती थी। उस समय जो गाइड बुक का काम किया करती थी कि सोसाइटी को कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो करना है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये हमारा वैदिक लिटरेचर के बारे में बात हुई। ये सब हमने वैदिक लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से देखा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो हमारा डिस्कस करने वाले हैं ग्रेट एपिक्स के बारे में, कि हमारे यहाँ पे जो ग्रेट एपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे 2 ही ग्रेट एपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक है स्टूडेंट्स हमारा रामायणा है, एक हमारा रामायण है, और एक महाभारता है। तो 2 हमारे ग्रेट एपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे इस एंशिएंट लिटरेचर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। जो रामायण है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, कि उसको वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। लेटर फेज में
जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ऐसे काफ़ी अलग अलग तरीके के जो राइटर्स हैं। वैसे रामायण का जो राइटिंग है वो अलग अलग राइटर्स के द्वारा अलग अलग, रामायण के अंदर अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा। महाभारत की अगर हम बात करें जो व्यास जी के द्वारा लिखी गई है, महाभारत है जो व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। स्टूडेंट्स, अगर हम महाभारत के बारे में बात करें तो उसका जो अलग नाम है वो आपको जया संहिता, जो अलग नाम है वो आपको जया संहिता के नाम से भी देखने के लिए मिलता है। जया संहिता लेटर फेज में भारत संहिता बनती है, और भारत संहिता बाद में आपको जो महाभारत है, महाभारत की जो कहानी है, महान था जो भारत या महान है जो भारत, उसकी जो कहानी है वो महाभारत के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। कैसे वहाँ पे जो धर्म है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, धर्मा है, और धर्मा को अपहोल्ड किया जाता है अलग अलग पर्सन्स के द्वारा महाभारत के अंदर में। एक पर्सन मैं आपको बताता हूँ विदुर के बारे में। विदुर वो पर्सन है जो काफ़ी क्लियर है अपने आइडियाज़ के अंदर में। सभी लोग कहीं ना कहीं अपना जो कर्म है, अपना जो इन्फ्लुएंस है, उसके पर्सपेक्टिव में यहाँ पे बात करेंगे। बट विदुर नीति आपको इस महाभारत के अंदर में देखने के लिए मिलती है जो कम्प्लीटली क्लियर है। तो ये जो जया संहिता है वो लेटर फेज में बनती है भारत संहिता, भारत संहिता उसके बाद में बनती है भारत संहिता, उसके बाद में क्या बनती है, महाभारत। तो ये इस तरीके से जो दो हमारे ग्रेट एपिक्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 24,000 जो श्लोक्स हैं, 24,000 जो श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक महाभारत के अंदर ओवरऑल आपको देखने के लिए मिलते हैं। 5 स्टेज के अंदर उसको लिखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एपिक्स के बाद में जो आपको पुराणाज हैं, पुराणाज का एक समय आता है, 18 टोटल पुराण है जिसमें भागवत महापुराण भी इसी का पार्ट है। तो 18 टोटल पुराण हैं। ये पुराण बेसिकली आपको जो वैष्णव कल्चर है, जो गुप्ता एज का इसमें इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 18 हमारे पुराण है, मत्स्य पुराण भी है। मत्स्य किंगडम कहाँ पे हुआ करता था, जो प्रेजेंट समय में राजस्थान का जो अलवर का जो एरिया है, अलवर विराटनगर, ये सब वो एरिया है जो मत्स्य नगर का पार्ट हुआ करते थे। अगर हम बात करें कि वहाँ पे वराह पुराण है, यमुना पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, अलग अलग तरीके के जो पुराण लिटरेचर है वो आपको यहाँ पे 18 टाइप ऑफ पुराणा है वो देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, ये बुक आपको डायनेस्टिक जो हिस्ट्री है वो उसके बारे में बताते हैं, और गुप्ता एज का बिगनिंग तक का, जो गुप्ता एज का जो बिगनिंग है वहाँ तक का ये स्टोरी है वो आपको बताते हैं कि जो डायनेस्टिक स्टोरी है वो कैसे, यहाँ पे डायनेस्टी का जो स्टोरी है वो कैसे स्टार्ट होता है, राजा का बेटा राजा यहाँ पे पावर के अंदर में आता है, उन सभी के बारे में ये आपको बताएंगे पुराणाज के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, किसके अंदर जो फ्यूचर टेंस के अंदर भी रिकॉर्ड किया गया था, पुराण के अंदर में सब बातें फ्यूचर टेंस के अंदर में की गई हैं। फ्यूचर टेंस के अंदर बातें हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं कि आने वाले समय में इस तरीके से होगा। 4 टाइप ऑफ युग की बात की गई है कि 4 युग होंगे आपके यहाँ पे, जिसके अंदर बात किया गया है कि जो फर्स्ट युग है वो सत का युग है। जो आपको ये काफ़ी माइथोलॉजी के अंदर में जब आप रीड करते होगे माइथोलॉजी, तो उसके अंदर भी बताया जाता है कि सतयुग है। सतयुग के बाद में आपको जो त्रेता युग है, जो त्रेता युग है जिसके अंदर भगवान श्री राम है वो आए थे। फिर आपको जो 3rd नंबर का जो युग है वो द्वापरा युग देखने के लिए मिलेगा, द्वापरा युग आपको देखने के लिए मिलेगा। 4th है जो कलयुग, जो आपको प्रेजेंट समय में हम बात करते हैं कि प्रेजेंट समय में जो है वो कलयुग है। तो ये पुराण के अंदर में जो फ्यूचर टेंस के अंदर बात की गई, इन पुराणाज के अंदर 4 टाइप ऑफ जो युगा हैं उनकी बात की गई है। सतयुग की जो यहाँ पे आपने कोई काम किया, कोई पनिशमेंट है वो डिफरेंट हुआ करता था। त्रेता युग का कंप्लीटली डिफरेंट था। द्वापर युग का जो पनिशमेंट है, जो कर्मा है, जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। और कलयुग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। इवन इनके अंदर तो इस तरीके से भी बात की गई है कि लास्ट समय में जब कलयुग अपने पीक के ऊपर आएगा, 4,32,000 ऐसा कुछ इसका एज बताया गया है। तो स्टूडेंट, जब अपने पीक के ऊपर होगा कलयुग, तो आदमी का जो हाइट है वो भी डिक्लाइन होगा, और एज जो है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो हम बात करते हैं प्रेजेंट समय में 69 के आसपास एज है, वो भी यहाँ पे रिड्यूस होने की बात की गई है इन सब के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें पुराना लिटरेचर के बाद में, आपको जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखें कि गुप्ताज का एज आ चुका है। बुद्धा की डेथ के बाद में जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो मैक्सिमम लिखे गए थे। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं वो आपको भगवान बुद्ध की जो डेथ है उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो काउंसिल है वो भी बाद में ही ऑर्गेनाइज की गई थी। ओरिजिनल जो टेक्स्ट है जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड हैं उनको यहाँ पे कंपाइल किया गया,
तीन आपको जो पिताकाज हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फर्स्ट है विनय पिताका। विनय पिताका का किनके द्वारा कंपाइल किया गया, हमने कल इसको डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। विनय पिताका डिस्कस किया गया, कंपाइल किया गया है उपाली के द्वारा। उपाली नाम के जो पर्सन हुआ करते थे उनके द्वारा इसको कंपाइल किया गया है। इसके अंदर विनय पिताका के अंदर आपको जो बेसिकली जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। विनय पिताका के अंदर बेसिकली बुद्धिस्ट मोंग के क्या रूल्स होंगे, क्या मैनेजमेंट होगा, कैसा जनरल मैनेजमेंट, जो संघ का जो मैनेजमेंट है, जो संघिकाज हैं, जो संघ का मैनेजमेंट है, उसके बारे में बात की गई है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर हम बात करें रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद में जो संघिका है या संघ है, उसका कैसे यहाँ पे उसको कैरी आउट करना है, उसका मैनेजमेंट, उसकी यहाँ पे बात की गई है। किसके अंदर में उसकी बात की गई है, विनय पिताका के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सुत्त पिताका है। सुत्त पिताका किनकी लीडरशिप में इसको कंपाइल किया गया, आनंदाकी के अंदर में। सुत्त पिताका के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो रिलीजियस टीचिंग है, जो हमारा रिलीजियस टीचिंग को किस तरीके से करना है, उसका कलेक्शन है। भगवान बुद्ध के क्या जो सोच थी, जो क्या उनके थॉट हुआ करते थे रिलीजियस टीचिंग के रिगार्डिंग में, वो सब आपको सुत्त पिताका के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो विनय पिताका रूल्स एंड रेगुलेशन, सुत्त पिताका फॉर रिलीजियस टीचिंग। थर्ड नंबर का जो पिताका है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय इसको कंपाइल किया गया था, जिसके अंदर आपको जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल हैं, भगवान बुद्ध के जो फिलोसफिकल टीचिंग है, वो सब आपको देखने के लिए मिलती हैं। वो थर्ड पिताका क्या है स्टूडेंट्स, अभिधम्म पिताका। थर्ड पिताका आपको कौन सा देखने के लिए मिलेगा, अभिधम्म पिताका है, जिसके अंदर में फिलोसफिकल जो यहाँ पे फिलोसफिकल जो टीचिंग है, फिलोसफिकल जो प्रिंसिपल है, वो सब आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तीन यहाँ पे बुद्धिस्ट लिटरेचर से रिलेटेड जो पिताकाज हैं। इसके अलावा आप देखें कि जो जातकाज स्टोरीज हैं, जातकाज स्टोरी के अंदर आपको जो भगवान बुद्ध के जन्म से पहले प्री बर्थ से पहले की जो स्टोरी है, वो आपको जातकाज स्टोरी के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। जातकाज स्टोरी हैं, ये 550 के आसपास स्टोरीज हैं टोटल। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैनिज्म लिटरेचर के बारे में स्टूडेंट्स, कि जैनिज्म लिटरेचर भी उस समय आपको पीक के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। जैनिज्म लिटरेचर के अगर हम बात करें जैन लिटरेचर के बाद में या जैनिज्म लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से, तो भगवान महावीर के बाद में यहाँ पे ये जो लैंग्वेज जो लिखा जाता है, जिसके अंदर आगम्स हैं, इसके अंदर में आपको एक लैंग्वेज जो देखने के लिए मिलेगी, जो प्राकृत लैंग्वेज है, उसका आपको यहाँ पे डोमिनेशन देखने के लिए मिलेगा जैन लिटरेचर के अंदर में। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कम्प्लीटली जो बुक है, उनको आगम्स के अंदर में, बुक को यहाँ पे आगम्स के अंदर में कंपाइल किया गया है। यहाँ पे बुक के अंदर जो 14 जो पूर्वाज हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट 10 जो पूर्वा हैं, उनको कंपाइल किया गया है जो 12 अंगाज हैं उनके अंदर में, और 11 ही इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये अलग अलग तरीके का वहाँ पे जैनिज्म का लिटरेचर है, उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैन्स का जो काउंसिल है, दो यहाँ पे जैन्स का काउंसिल है, वो हुए थे, एक वल्लभाई के अंदर में, और फर्स्ट कहाँ पे हुआ था ये आप सोचना। इसके बारे में हम जैनिज्म को जब रीड करेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। आप इसको गूगल भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताना कि फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पे हुआ था। और वल्लभी गुजरात के अंदर इसका जो सेकंड जैन काउंसिल है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। जैन काउंसिल के बाद में स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो सेक्युलर लिटरेचर है, जिसमें किसी भी रिलीजन का आपको जो बेस है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्युलर लिटरेचर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ किताबें हैं जो सेक्युलर लिटरेचर के रूप में लिखी गई। मेजर जो किताब है वो कौटिल्य का किताब है, जो हमारे जो कौटिल्य हुआ करते थे, कौटिल्य का जो किताब है वो मेजरली आपको इस सेक्युलर लिटरेचर का पार्ट देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर भी अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के अंदर काफ़ी सारी जो बातें हैं वो लिखी गई हैं, कि कैसे वहाँ पे इकोनॉमी का इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमी के बारे में बात की गई है, पॉलिटी के बारे में बात की गई है, मोरियंस के पर्सपेक्टिव में ये सब बातें की गई हैं। कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई है अंडर द सेक्युलर लिटरेचर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसके बारे में डिस्कस किया,
जब हमने यहाँ पे वैदिक लिटरेचर में जो वेदांगाज हैं उनकी बात की थी, जिसमें व्याकरण भी है, वेदांगाज के अंदर में जो ग्रामर का 6 वेदांगाज हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो जो अष्टाध्यायी नाम की जो किताब है, अष्टाध्यायी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। तो देखिए अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किताब किसके लिए है? ग्रामर के लिए, ग्रामर के पर्सपेक्टिव में कि ग्रामर कैसी होनी चाहिए। संस्कृत के पर्सपेक्टिव में है, संस्कृत के पर्सपेक्टिव में है। लिखी किसके द्वारा गई है? पाणिनि के द्वारा, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अभी ये न्यूज़ में भी थी, क्यों वजह से? G20 का मीटिंग जब हुआ तो भारत मंडपम के अंदर में जो कल्चर कॉरिडोर है उसमें इंडिया के द्वारा पाणिनि की ये जो ग्रामर की किताब है इसको दिखाया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स भाष्य के द्वारा भी यहाँ पे अवंती, वत्स और मगध के रिगार्डिंग में जो कुछ किताबें हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। भाष्य के रिगार्डिंग में कुछ किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं। विशाखा दत्ता के द्वारा जो मुद्रा रक्षिका है, विशाखा दत्ता के द्वारा, विशाखा दत्ता, जो विशाखा दत्ता नाम के जो राइटर हुआ करते, जो पर्सन हुआ करते थे, उनके द्वारा जो मुद्रा राक्षस का है, मुद्रा राक्षस का है नाम की जो किताब है ये आपको देखने के लिए मिलती है, जो वहाँ पे अलग अलग टाइप का जो पार्ट है उसको बताती है। कामा सूत्रा है जो आपको वात्स्यायना के थ्रू देखने के लिए मिलती है। वात्स्यायना, सॉरी स्टूडेंट्स, वात्स्यायना के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? कामा सूत्रा। ये नाम आप जब कल्चर को रीड करोगे ना तो वहाँ पे भी आपको ये पता होना चाहिए किताब किसके द्वारा लिखी गई है। विशाखा दत्ता के द्वारा जो मुद्रा रक्षिका है वो लिखी गई है। वात्स्यायना के द्वारा जो कामा सूत्रा है वो लिखी गई है। कालिदास के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? कालिदास के द्वारा अभिजान शाकुंतलम है। इसके अलावा और भी मेघदूतम है। काफ़ी सारी जो किताब है, नायक और नायिका का जो वहाँ पे एक लवर्स का जो बेसिकली काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं वो बताए गए हैं उसके अंदर में। तो आप देखें कि अभिज्ञान शाकुंतलम आपको देखने के लिए मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की किताब है। कालिदास की जो किताबें हैं वो आपको सभी पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स इसके अलावा जो 12th सेंचुरी के समय आपको एक किताब है जो कश्मीर की हिस्टोरी को बताएगा। जो 12th सेंचुरी के समय एक किताब है जो लिखी जाती है। ये सेक्युलर लिटरेचर का पार्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर किसी प्लेस के बारे में बताया गया है, किसी जगह के बारे में बताया गया है, बट वहाँ पे कोई भी आपको रिलीजन के पर्सपेक्टिव की जो किताबें हैं वो नहीं देखने के लिए मिलती हैं। तो राज तरंगिनी नाम की किताब लिखी गई है कलहण के द्वारा। कलहण नाम के एक पर्सन हुआ करते थे, उनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? राज तरंगिनी, राज तरंगिनी, राज तरंगिनी नाम की जो किताब है वो कलहण के द्वारा लिखी गई है। जो कश्मीर का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, उन सभी के बारे में बात करती है। कौन सी किताब है? राज तरंगिनी। तो एक बार इन बुक्स को रिवाइज करते हैं। विशाखा दत्ता के द्वारा जो किताब लिखी गई है वो है स्टूडेंट्स मुद्रा रक्षिका। इसके अलावा देखिए कि हमने यहाँ पे वात्स्यायना की जो कामा सूत्रा है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। वात्स्यायना की कामा सूत्रा के बाद में कालिदास के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और भी किताब है, मेघदूतम है। अगर हम बात करें कलहण के द्वारा राज तरंगिनी लिखी गई है। तो ये सेक्युलर लिटरेचर का कुछ पार्ट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे संगम लिटरेचर के बारे में। संगम लिटरेचर के अंदर भी काफ़ी सारी जो किताबें हैं वो लिखी गई है, जो लिटरेचर सोर्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वहाँ की जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, उसके बारे में आपको ये बताते हैं। तो स्टूडेंट संगम लिटरेचर के अंदर बेसिकली आपको जो किताब है वो तमिल के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। तमिल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। संगम लिटरेचर के अंदर 8 आपको एंथोलॉजीज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। उनको इट्टू टो कोई के नाम से, इट्टू तो कोई के नाम से वहाँ पे बताया गया है। 8 एंथोलॉजी हैं तमिल लिटरेचर का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो 3 प्रिंसिपल जो डायनेस्टीज हैं जिनके द्वारा उस समय की जो चेरा चोला एंड पांड्या हैं, जो संगम लिटरेचर का जो पार्ट है उसके अंदर आपको देखने से मिलती हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ किताबें हैं, जिसके अंदर एक तोलकापियम नाम की किताब है जो तोलकापियार के द्वारा लिखी गई है। तोलकापियम है, तोलकापियम नाम की किताब है जो तोलकापियार के द्वारा लिखी गई है उस समय में। और 3 डायनेस्टी कौन सी हुआ करती थी? चेरा है, चोला है और पांड्याज हैं। चेरा, चोला और पांड्याज आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये जो प्रेजेंट समय के जो ये डायनेस्टीज हैं उनसे ये डिफरेंट है स्टूडेंट्स। इनके कुछ पोर्ट भी हुआ करते थे, जिन एक पोर्ट को अभी गवर्नमेंट के द्वारा रिवाइवल करने की बात की गई है
और इन्हीं से रिलेटेड जो पोर्ट हैं उससे रिलेटेड यूपीएससी ने 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था। इनके जो पोर्ट हैं बेसिकली पांड्याज के जो पोर्ट हैं, मुजरिस नाम का एक पोर्ट हुआ करता था। तोलकापियम की किताब के बाद में आपको जो मनी में कल्लाई नाम की किताब है जो सट्टनार के द्वारा लिखी गई है, किताब का क्या नाम है स्टूडेंट्स? मनीमा कल्लई नाम की किताब है। ये याद करना डिफिकल्ट है, 4-5 बार रीड करोगे याद हो जाएगा आपको आसानी से। तो ये सातनार के द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो ये संगम लिटरेचर की कुछ किताबें हैं जो आपको यहाँ पे पता लगती हैं। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट सोर्सेज को जब हमने डिस्कस किया था, जब भी आपको हिस्ट्री को रीड करना है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में जब भी हमने डिस्कस किया है तो 3 इंपॉर्टेंट सोर्स हैं हिस्ट्री को समझने के लिए। एक आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपको लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया लिटरेचर के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे लिटरेचर के अलावा स्टूडेंट्स, जो लिटरेचर के अलावा नेक्स्ट जो फॉरेनर्स जो आए थे, जैसे कि हर्षवर्धन के समय हमारा जो हीनश्यांग विजिट किए। इसके अलावा आप देखिए कि अलग अलग जो बुद्धिस्ट लोग हैं इंडिया में आएंगे, तो उन फॉरेनर्स के द्वारा इंडिया को किस तरीके से बताया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर में। एंशिएंट लिटरेचर में यहीं तक, जिसके अंदर हमने वेदास के बारे में बात किया। वेदास के बाद में हमने वेद के अंदर में जो डिफरेंट ब्राह्मण्स हैं, उपनिषद हैं, वेदांगाज हैं, जो 6 वेदांगाज हैं उनके बारे में बात किया। 3 जो हमारे कल्प सूत्र हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे जो ग्रेट एपिक्स हैं उनके बारे में बात की। एपिक्स के बाद में जो पुराण लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जिसके अंदर आपको जो हमारे विनय पिताक, सुत पिताक और अभिधम्ब पिताक उनके बारे में हमने बात की। जैन लिटरेचर के अंदर जो आगम्स हैं, प्रकृत लैंग्वेज का यूज किया जाता था। और सेक्युलर लिटरेचर के अंदर हमने कलहण, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र जो मौर्याज के समय इकोनॉमी के बारे में बताता है। दिस इज ऑल अबाउट द एंशिएंट लिटरेचर, जो आपको इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में जानकारी देता है, इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट जो यहाँ का इकोनॉमी है, जो किंगडम कैसे चला करता था, अर्थशास्त्र के अंदर क्या लिखा गया है, अथर्ववेदा के अंदर क्या बात है, यजुर्वेद के अंदर क्या बात है, वो सब आपको बताता है। अथर्ववेद का जो यहाँ पे टीचिंग है, टीचिंग क्या है कि जो तांत्रिज्म की जो बात की गई है, स्पिरिट को कैसे कंट्रोल करना है, इसका लेटर फेज में जो आपको तांत्रिज्म और जो ज्योतिष का यहाँ पे जो भी प्रेजेंट समय में आपको कई सारी जो नॉलेज हैं वो इनके थ्रू देखने के लिए मिलती हैं। तो ये वो बेसिक हिस्ट्री है जो एंशिएंट समय में हुआ करती थी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।